सुबह की रोशनी अभी शहर प्रमुख के दफ्तर की दीवारों पर उतर ही रही थी। बाहर सड़क पर हॉर्न की सूखी आवाजें और बीच बीच में स्कूटरों की घरघराहट गूंज रही थी। दफ्तर के भीतर दीवारों पर टंगी पुरानी फाइलों से कागज और नमी की मिली-जुली गंध उठ रही थी। लकड़ी की अलमारियों पर महीनों की धूल जमी थी और खिड़की के शीशों से छनकर आती हल्की धूप कमरे में बिखरी थी। अर्जुन वर्मा अपनी मेज पर झुके हुए पिछले हफ्ते की नगर निगम की रिपोर्ट देख रहे थे। माथे पर हल्की सिलवटें थीं। यह वही समय था जब सुबह की कॉफी की महक पूरे कमरे को भर देती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। एक अजीब सा ठहराव, जैसे हवा में कोई अनकहा संदेश तैर रहा हो। ठीक तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। सर, ये चिट्ठी आई है। कोई नाम नहीं लिखा। मोटे भूरे कागज में लिपटी वह चिट्ठी अर्जुन के हाथ में ठंडी लग रही थी। उन्होंने धीरे से उसे खोला। लिखावट कांपती हुई थी, लेकिन शब्द तेज थे। थाने का इंस्पेक्टर विशाल राय खुलेआम रिश्वत लेता है, गरीबों को गालियां देता है, उनकी शिकायतें फाड़ देता है। अगर शहर को बचाना है तो कुछ करिए। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। यह पहली बार नहीं था जब कोई अफवाह उनके कानों तक पहुंची हो। उन्होंने चिट्ठी को एक ओर रख दिया। मन ही मन सोचा, शायद किसी का निजी झगड़ा होगा। लेकिन 2 दिन बाद सुबह वही खटखटाहट फिर गूंजी। चपरासी की आंखों में इस बार एक अजीब सी घबराहट थी। दूसरी चिट्ठी और भी भारी लिफाफे में आई थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे खोला, शब्द चुभ गए। 2 दिन पहले मैंने आपको लिखा था। लगता है आप समझ नहीं पाए। इंस्पेक्टर विशाल राय रोजाना 5-5 हजार की रिश्वत लेता है। किसानों की जमीन हड़पने में दलालों की मदद करता है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर इस बार भी आपने अनदेखा किया तो शहर जल उठेगा। कागज पर स्याही फैली हुई थी, लेकिन विवरण इतने सटीक थे। तारीखें, समय, यहां तक कि एक दुकान का नाम जहां रिश्वत दी गई थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे की खामोशी अचानक भारी हो गई। उन्हें लगा जैसे दीवारें भी उनकी ओर झुक रही हों। बाहर सड़क पर बजते हॉर्न अब किसी चेतावनी जैसे लग रहे थे। उन्होंने चिट्ठियों को बार बार पढ़ा। हर शब्द उनकी धड़कनों पर चोट कर रहा था। शहर का वह हिस्सा जो रोज उन्हें गर्व से भरता था, अब किसी गहरे सड़ांत की तरह महसूस हो रहा था। क्या सच में यह सब हो रहा है? वह सोचते रहे। उसी शाम अर्जुन ने एसपी प्रिया सिंह को बुलाने का निश्चय किया। प्रिया, कड़े कानून की समझ और अटूट नैतिकता वाली अधिकारी। उनकी नजरों में एक ऐसी ठंडक और गहराई थी जिसे देखकर बड़े बड़े अफसर भी संयत हो जाते। जब वह दफ्तर में दाखिल हुईं, तो शाम का सूरज लाल हो चला था। लकड़ी के दरवाजे के बंद होते ही अर्जुन ने बिना भूमिका के कहा, ये देखिए। उन्होंने दोनों चिट्ठियां उनके सामने रख दीं। प्रिया ने चिट्ठियां पढ़ीं। उनकी आंखों में क्रोध की हल्की चमक उभरी, लेकिन चेहरा शांत रहा। ये गंभीर है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अगर यह सच है तो यह सिर्फ रिश्वत नहीं, पूरी कानूनी व्यवस्था पर हमला है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। पहले लगा किसी का झगड़ा होगा, लेकिन ये दूसरी चिट्ठी, इसमें सब तारीखें, नाम, कुछ तो है। आप जानते हैं, प्रिया ने नजरें उठाईं। अगर यह सही निकला तो हमें न सिर्फ उसे पकड़ना होगा, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करना होगा। लेकिन हमें सबूत चाहिए, पक्का सबूत। दोनों की बातचीत देर रात तक चलती रही। कमरे में केवल टेबल लैंप की पीली रोशनी थी और बाहर सन्नाटा। हवा में जैसे किसी अनदेखी साजिश की गंध थी। हमें खुद देखना होगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। जो भी करना होगा हम खुद करेंगे। प्रिया की आंखों में दृढ़ता चमकी। तो फिर भेष बदलकर, ऐसा कि कोई पहचान न सके। हम देखेंगे कि भीतर क्या चल रहा है। रात गहराती गई। खिड़की से झांकते अंधेरे कोनों में उन्हें वही भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था जिसका जिक्र चिट्ठियों में था। सड़कों की टूटी बिखरी रोशनी, गली के सन्नाटे में छुपी अनकही कहानियां। दोनों ने चुपचाप योजना बनाई, हर विवरण पर विचार किया। कैमरे की जगह, कपड़ों की पहचान, निकलने का समय और उस खामोशी का वादा कि जब तक सच सामने न आए किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। जब घड़ी ने आधी रात पार की, अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, जैसे शहर के अंधेरे कोनों का गवाह हो। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। दोनों की आंखों में वही आग थी, सच को पकड़ने की।
इस तरह रात के सन्नाटे में एक योजना जन्मी जो अगले कुछ दिनों में शहर के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाली थी। सुबह अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी, मगर घर के भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जिसमें योजनाएं सांस लेती हैं। रसोई के सिंक के पास हल्की सी पानी की धार गिरती रही और खिड़की की जाली से छनकर आती पीली सी धूप फर्श पर एक पतली पट्टी बना रही थी। टेबल पर फैली चीजें, सुई धागा, सेफ्टी पिन, एक पतली माइक्रो केबल, छोटा सा ब्लैक बॉक्स और सादे कपड़ों का ढेर, सब किसी अनुष्ठान की तैयारी की तरह सलीके से रखे थे। प्रिया ने पीला सलवार सूट उठाया। कपड़े की बुनावट में वह साधारणपन था जो भीड़ में घुल जाता है। दुपट्टा उन्होंने ऐसे तय किया कि कोई भी देखने वाला पहली नजर में सिर्फ एक गृहिणी देखे, थकी, व्यस्त, पर आत्मसम्मान की दबी हुई चमक के साथ। आईने के सामने खड़ी होकर उन्होंने बालों को सादा सा जुड़ा दिया। कोई सैलून की परफेक्ट सफाई नहीं, बल्कि वही घरेलू सी जल्दबाजी जो सुबह के कामों में नजर आती है। कानों में छोटी सी स्टड, गले में हल्की सी चेन, चेहरे पर न फाउंडेशन न लिपस्टिक, सिर्फ आंखों के नीचे थोड़ा सा कोल्ड क्रीम, ताकि थकान हल्की सी चमक में बदल जाए। उन्होंने दुपट्टा कंधे पर इस तरह संभाला कि उसके किनारे से एक पतला सा माइक्रोफोन बगैर सिलवट बदले अंदर की तरफ टिका रहे। बाएं बाजू की मोड़ में उन्होंने चैनल स्विच के लिए एक सेफ्टी पिन छुपा दी। हल्की सी चुभन हुई तो जरूर, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। दूसरी तरफ अर्जुन ने धूल सनी सफेद धोती उठाई। भीतर की बनियान आज सामान्य नहीं थी। सीम के पास बारीक टांकों की ओट में एक बटन आकार का कैमरा फिट था, जिसकी कांच जैसी छोटी सी आंख कपड़े की महीन छिद्रों से दुनिया को देख सकती थी। उन्होंने कमीज की जगह एक सादी सी फीकी शर्ट पहनी, जिसे कपड़े वालों की भाषा में रोजमर्रा कहा जाता है। कॉलर के अंदर उन्होंने वायर का स्लैक इस तरह मोड़ा कि गर्दन घुमाने पर भी आवाज न हो। सैंडल में मिट्टी लगी थी, जानबूझकर, जैसे सुबह सुबह किसी मजदूर ने ईंट भट्ठे पर हाजिरी दे दी हो और फिर किसी झंझट में थाने तक बुलाया गया हो। टेबल पर रखी छोटी सी नोटबुक में प्रिया ने आखिरी बार पॉइंट्स देखे। अंदर घुसना, बैरियर की बोली स्वीकार कर लेना, फालतू बहस नहीं, केस की रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग में विनम्रता बनाए रखना जब तक कुर्सी का अहंकार बोल न पड़े। आवाज स्टेडी रहेगी, उन्होंने धीरे से कहा। जो भी हो, न तिलमिलाना न फिसलना, बस अब्जॉर्ब करना, हर शब्द, हर भाव। अर्जुन ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर थकान की एक कृत्रिम पपड़ी अब पूरी तरह चढ़ चुकी थी। आंखों के नीचे हल्के से कालेपन के लिए उन्होंने नींद कम नहीं की थी। बस एक ठंडी चाय, एक छोटी सी रात और बहुत सारी सोच ने काम कर दिया था। दरवाजा बंद करते समय दोनों के बीच कोई शब्द नहीं हुआ। फिर भी बहुत कुछ कह दिया गया। नजर मिलाकर एक आधा सा मुस्कुराना, दुपट्टे की पिन को अंतिम बार जांचना और अर्जुन की उंगलियों का दरवाजे की कुंडी पर एक पल ठहर जाना। बाहर सड़क पर दूध वाला अपनी साइकिल की घंटी बजा रहा था। दूर से आती सब्जी वालों की पुकारें इस सुबह को सामान्य बनाती थीं, जबकि उनके भीतर असामान्य का तूफान उठ चुका था। ऑटो स्टैंड से थोड़ा आगे उन्होंने एक पुराना टेम्पो रोका। ड्राइवर ने दाढ़ी खुजलाई और उंगलियों में फंसी बीड़ी जलाई। किधर? उसने आधी आंखें मींच कर पूछा। थाना, अर्जुन ने गर्दन झुकाकर कहा, जैसे वहां जाना उनकी रोज की परेशानी हो। टेम्पो धक धक करता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में सड़कों पर कंकड़ की खुरदरी आवाज, बिजली के खंभों पर लटकती तारें और दीवारों पर चुनाव के उखड़े हुए पोस्टर, सबने मिलकर एक ऐसी पृष्ठभूमि बना दी मानो शहर खुद उन्हें किसी अंधेरे दरवाजे की ओर धकेल रहा हो। प्रिया ने दुपट्टा थोड़ा और नीचे खिसकाया। ठीक से गिर रहा है? उन्होंने बिना देखे पूछा। अर्जुन ने बेहद मामूली सी हूं में जवाब दिया, जिसमें चिंता नहीं, तसल्ली थी। थाने का गेट सामने आया, लोहे के पाइपों का पुराना सा चौखट जिस पर पीली पेंट की पट्टियां जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। भीतर जाते ही बाईं तरफ टूटी बेंच पर दो लोग बैठकर फॉर्म भर रहे थे। एक बच्चा रो रहा था। एक हवालदार दूर खड़े चाय वाले से उधारी में प्याली उठा रहा था। गेट पर तैनात हवलदार ने नजर ऊपर नीचे दौड़ाई। उसकी आंखें तेज नहीं थीं, आदतवश थीं। कहाँ? उसने असह्य ऊब के लहजे में पूछा।
अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, साहब, रिपोर्ट लिखवाना है, जमीन का मामला। हवलदार की मुस्कान में कोई गर्मी नहीं आई। वह एक बांसी चुटकुले की तरह होठों पर अटक गई। अंदर जाओगे तो लाइन लगेगी, 500 दे दो, सीधा भेज दूंगा, नहीं तो उधर बैठ जाओ, शाम तक नंबर आएगा। उसने ठुड्डी से दाईं तरफ इशारा किया, जहां दीवार के पास रखी बेंच की सपाट लकड़ी पर पुराने पान की पीक सूखकर नक्शा बन चुकी थी। प्रिया ने अपने दुपट्टे को और संभालते हुए मासूम सी चिंता दिखलाई। भैया, हमने तो सुना था पुलिस मदद करती है। हवलदार ने बात काट दी। सुन सुन के ही तो शहर चल रहा। 500 दो, नहीं तो इधर की हवा खाओ। उसने हाथ फैलाकर इतना सहज इशारा किया मानो चाय के पैसे मांग रहा हो। अर्जुन ने जेब से मुड़ा तुड़ा नोट निकाला। पहले से तय था कि इस पहले दरवाजे पर बहस नहीं करनी। नोट उसकी हथेली में टिकते ही हवलदार की उंगलियां चिपक सी गईं। उसने अपने खोपचे में नोट गायब किया, बगल में बैठे चाय वाले से एक नजर मिलाई, फिर बेरुखी से बोला, चलो अंदर। थाने में कदम रखते ही एक खट्टी दुर्गंध ने उनका स्वागत किया। बासी पसीना, कागज की सीलन और पान तंबाकू की तीखी परत। फर्श पर जगह जगह गीलापन था, जैसे किसी ने अभी अभी पानी फेंका हो पर पहुंचा भूल गया हो। दीवारों पर लटकते कैलेंडर पिछले साल के थे। भगवान के छोटे छोटे पोस्टरों पर धूल की पतली तह छड़ी थी। एक पंखा छत से टेढ़ा घूम रहा था, जिसकी हर घुमाव पर चिड़ की पतली सी आवाज आती। दाएं कमरे में लोहे की अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर फाइलें तिरछी होकर किसी गिरती दीवार की तरह टिकाई गई थीं। बीच हॉल में एक मेज पर चाय के छल्लों के भूरे भूरे दाग और उसके आगे रखी घूमने वाली कुर्सी पर कोई शख्स ऐसे बैठा था जैसे यह जगह उसकी रियासत हो। इंस्पेक्टर विशाल राय। उसकी कुहनी मेज पर उंगलियों में पीतल की भारी अंगूठी और आंखों में वही निश्चिंत अहंकार जो किसी बिना रोकटोक सत्ता का लक्षण होता है। उसकी मूंछें छोटी पर सख्त थीं, जैसे हर शब्द से पहले वह उन्हें सहारा देता हो। उसने बिना सिर उठाए रजिस्टर पर कुछ घसीटा, फिर नजर ऊपर उठी, धीमी, वजनदार और परखती हुई। कहो। अर्जुन ने बनियान के नीचे छिपे कैमरे की आंख को याद किया। फ्रेम सही था, लेंस उसी ऊंचाई पर जिस ऊंचाई पर इंसान अपमान को झेलते हुए भी टिक कर खड़ा रहता है। साहब, उसने थोड़ा हकलाकर कहा, रिपोर्ट लिखवानी है। हमारे गांव में जमीन का झगड़ा है। आवाज में जानी पहचानी विनम्रता घोली गई थी, न ज्यादा दीनता न बेवजह का साहस। बस वही टोन जो इस कमरे की भाषा में स्वीकार्य माना जाता है। प्रिया 2 कदम पीछे, दुपट्टा आगे खींचे, चौकन्नी आंखों से हर हलचल देख रही थीं। कौन किसको इशारा देता है, कौन मुस्कुराहट के अंदर क्या छुपाता है, कौन उंगलियों से मेज पर क्या ताल देता है। दाहिनी दीवार पर एक टूटी स्विच बोर्ड के पास खड़ा कांस्टेबल किसी कागज को स्टेपलर से जकड़ता दिख रहा था, मगर उसकी आंखें बार बार यहां आकर टिक जातीं। हॉल के सुदूर छोर पर बेंच पर बैठा एक बूढ़ा अपनी टोपी मसल रहा था। उसके बगल में एक लड़का हाथ में कागज लिए उबासी छुपा रहा था। विशाल राय ने कुर्सी से पीठ नहीं हटाई। रिपोर्ट? उसने शब्द चबाया। यहां रिपोर्ट लिखवाने का तरीका है, पहले फी लगती है, फिर कागज चलता है। उसने फी पर ठहराव जड़ा, जैसे यह कोई वैधानिक शब्द हो। कितनी? अर्जुन ने धीमे से पूछा। हम। उसने अंगूठी से मेज पर हल्का सा टकटक किया। एंट्री 5000, आगे देखेंगे। उसने देखेंगे को ऐसे कहा जैसे आगे की दूरी भी उसकी जेब में हो। उसी पल बनियान के भीतर छुपे कैमरे ने अपने सेंसर की हल्की रोशनी से अर्जुन की त्वचा को छुआ। रिकॉर्डिंग सुचारू थी। प्रिया ने दुपट्टे के फोल्ड में छिपे स्विच को एक हार्डली नोटिसेबल दबाव से चैनल 2 पर किया। अब आवाज और स्पष्ट जा रही थी। कमरे की हवा में पंखे की चिर्र, स्टेपलर की टिक, किसी दूर के कीबोर्ड की टकटक और इंस्पेक्टर की आवाज का भारीपन परत दर परत टक रहा था। सब कैमरे के भीतर एक एक धागे की तरह सहेजा जा रहा था। साहब, हम गरीब लोग हैं, अर्जुन ने सांस काबू में रखते हुए कहा। इतना कहां से लाए? आप रिपोर्ट लिख दीजिए, आगे जो होगा। विशाल ने बात काट दी। गरीब? तो जमीन का झगड़ा कैसे कर रहे हो? किसान हो क्या? किसानों का अभी बड़ा भाव है सरकार में। उसने होंठ तिरछे किए। 2000 का तेल तो ऐसे ही निकल आता है वहां। चलो।
फिलहाल 4,000 दे दो, बाकी काम में देख लेंगे। प्रिया की उंगलियां दुपट्टे के किनारे पर कस कर टिक गईं। आंखों के भीतर लौ सी चमकी, मगर चेहरे पर उसी गृहिणी की मध्यम घबराहट बनी रही जो थाने में अपने आदमी के साथ खड़ी होती है और हर नए शब्द पर थोड़ी सी सिमट जाती है। भैया, घर में बीमारी है, उन्होंने धीमे से जोड़ा। इतना कैसे? कांस्टेबल ने हंसकर बुदबुदाया। यहां सबको कुछ न कुछ बीमारी रहती है बहन जी, इलाज एक ही है, पैसा। हंसी में थूकी हुई पान की लालिमा मिली हुई थी जो फर्श की गंध में और कड़वाहट भर रही थी। हवलदार, जिसने गेट पर नोट लिया था, अब कमरे के कोने में खड़ा चाय की प्याली थामे था। उसने नजर बचाकर बॉस से एक पतली सी स्वीकृति ली, जैसे इशारों की कोई निजी भाषा हो। इस थाने का हर कोना एक मशीन की तरह काम करता दिखा, जहां हर पुर्जा जानता था कि कब घिसटना है, कब रुकना है और कब रिश्वत के तेल से फिर से फिसलन पैदा करनी है। कैमरा हर लय को पकड़ रहा था। कुर्सी के घुमाव की कराह, कागज पर कलम की खुरच और बीच बीच में आती भारी सांसें। चलो, टाइम खराब मत करो। विशाल ने अब कुर्सी थोड़ा पीछे धकेली। कुर्सी के पहिए ने फर्श की गीली जगह पर धब्बा छोड़ा। 4,000 निकालो, फिर आगे बात। उसने तालू से जीभ टकराई। एक छोटा सा क्लिक, जैसे वह हर रिश्वत के पहले एक मौन घंटी बजाता हो। अर्जुन की नजर एक पल को मेज पर रखे रजिस्टर पर ठहरी। ऊपर की लाइन में एक नाम आधा पोंछा गया था। उसे देखकर भीतर कुछ खींचा, पर चेहरा अपरिवर्तित रहा। साहब, उन्होंने जेब टटोली। मुड़े तुड़े नोटों के बीच उंगलियां देर तक फिसलीं। देना उनके मिशन का हिस्सा था, पर प्रदर्शन उस मिशन का पर्दा। 2,000 उन्होंने धीरे से मेज के कोने पर सरकाए, जैसे एक दीन आदमी अपना आखिरी इकबाल दे रहा हो। इतना ही है, अभी के लिए। विशाल ने उन नोटों को उंगलियों से उठाया, रोशनी की तरफ तिरछा किया, फिर बिना देखे दराज में डाल दिया। बाकी? उसने आधी मुस्कान में पूछा। बाकी मिल जाएगा, अर्जुन ने कहा। प्रिया ने उसी पल दुपट्टे के फोल्ड में छिपे स्विच को दोबारा हल्का सा छुआ। चैनल 3। अब कैमरे की फ्रेमिंग थोड़ी विस्तृत हुई। मेज का पूरा हिस्सा, कुर्सी का आधा घेरा और दाहिनी दीवार का स्विच बोर्ड, जिसमें डीले तार डरावनी बेलों की तरह लटके थे। उन्होंने अपनी सांस धीमी की ताकि माइक्रोफोन की वेव फॉर्म स्टेडी रहे। उनके गले से निकली एक सूखी खांसी भी अब सबूत का हिस्सा थी, इस कमरे में मौजूदगी का अकाट्य निशान। नाम लिखो, विशाल ने एक खाली फॉर्म आगे खिसकाया। और सुनो, ये कोई अदालत नहीं है, जो बोलूंगा वही होगा। किसी वकील का नाम लिया तो फॉर्म फाड़ दूंगा, समझे? उसके समझे में कोई सवाल नहीं था। यह एक हथौड़ा था जो मेज पर नहीं, सामने खड़े लोगों की रीढ़ पर पड़ता है। कांस्टेबल ने उनकी ओर कलम उछाली। कलम के टिप पर सूखी स्याही ने एक क्षण को जिद की, फिर चल पड़ी। अर्जुन ने नकली नाम लिखा, नकली गांव, नकली खसरा नंबर, सब वैसा जैसा प्लान में तय हुआ था। प्रिया ने बीच बीच में बहुत धीमे स्वर में हां, जी जोड़ती रहीं, मानो किसी अनभ्यस्त घरेलू औरत की तरह सरकारी कमरे की भाषा सीखने की कोशिश कर रही हो। कमरे का तानाशाह कुर्सी पर थोड़ा और फैलकर बैठा, जैसे अब खेल उसकी शर्तों पर आगे बढ़ रहा हो। उसने हवलदार को इशारा किया, इन्हें बगल वाले कमरे में बैठाओ, 15 मिनट में बुलाता हूं। चाय दे देना, अपनी तरफ से नहीं, इनकी फाइल के खाते से। हंसी की एक पतली लकीर मेज की धार से टकराई और कमरे में फैल गई। हवलदार ने सिर हिलाया, फिर अर्जुन प्रिया की ओर देखा। चलो बहन जी, उधर बैठिए, साहब की मेहरबानी से काम हो जाएगा। उस बेंच तक जाते 3 कदमों में भी उन्होंने बहुत कुछ देखा। कमरे के कोने में रखा प्लास्टिक का खाली जग, जिसके भीतर सूखी शैवाल की हरियाली थी। ऊपर टंगा एक मोटिवेशनल पोस्टर, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति, जिसका ऊपरी किनारा पीला पड़ चुका था, और दरवाजे से सटा एक पुराना नोटिस कि रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं। इस वाक्य और कमरे के भीतर की सांसों के बीच जो फांक थी, वही इस शहर का सबसे बड़ा सच थी। कैमरा चल रहा था, चुप, ठंडा पर निर्मम। बेंच पर बैठते हुए प्रिया ने दुपट्टा थोड़ा सा कंधे से आगे खिसका लिया। माइक्रोफोन अब कमरे के शोर को और साफ पकड़ रहा था। अर्जुन ने हथेलियां आपस में मल लीं। यह इशारा उनके लिए एक निजी संकेत था
कि पहला दरवाजा पार और रिकॉर्डिंग साफ। उन्होंने नजर उठाकर एक पल के लिए इंस्पेक्टर को देखा। वह अब मोबाइल पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था। हाँ हाँ, जो कहा था वही। आज 3 फाइलें बंद करनी हैं। हाँ, खेत वाला भी। अरे कर देंगे, बस जो बोला है वह रख देना। यह वाक्य हवा में तैरता रहा, अर्धविरामों, दांतों के बीच से फिसलती ध्वनियों और मेज के किनारे से टकराकर लौटती गूंज के साथ। उसे सुनते हुए अर्जुन प्रिया के भीतर वह शांत सा संकल्प और गाढ़ा हो गया जो रात की मेज पर बने खाके में उभरा था। न कोई ऊंची आवाज, न कोई जल्दबाजी। सच को पकड़ना था, उसके अपने ही शब्दों में, उसके अपने ही कमरे में, उसके अपने ही तरीके से। थाने की दहलीज अब उनके पीछे थी। भीतर वे उस पेट में उतर चुके थे जहां शहर की बहुत सी शिकायतें पछाई जाती हैं और रिश्वत के तेल से सिस्टम आसानी से निगलता चला जाता है। इस पेट से बाहर जो निकलेगा, अब वह सिर्फ कहानी नहीं होगा, वह साक्ष्य होगा। और सच का सबसे तेज हथियार हमेशा वही होता है, एक शांत, स्टेडी आंख जो बिना पलक झपकाए सब कुछ देखती रहती है। आज वह आंख बनियान के छिद्रों के पीछे चमक रही थी और दुपट्टे की सिलवटों के भीतर सांस ले रही थी। थाने के भीतर घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। दीवार पर टंगा टूटा पंखा अपनी चिढ़-चिढ़ आवाज में हर क्षण को लंबा खींच रहा था। बेंच पर बैठे अर्जुन और प्रिया बाहर से सामान्य दिखते, भीतर से हर धड़कन गिन रहे थे। बनियान के भीतर छुपे छोटे कैमरे की लाल बिंदु सी लाइट अदृश्य थी, पर अर्जुन को उसकी धड़कन महसूस हो रही थी। हर सांस, हर कराह, हर शब्द अब सबूत बन रहा था। कुछ ही देर में हवलदार ने दरवाजा खोलकर उन्हें इशारा किया। साहब बुला रहे हैं। उसकी आवाज में अब हल्की तसल्ली थी, जैसे पहली रकम की मिठास गले से उतर चुकी हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और प्रिया को नजर से संकेत दिया। सब ठीक है। कमरे के बीचों बीच विशाल राय अपनी घूमने वाली कुर्सी पर आधा झुका बैठा था। हाथ में मोबाइल, दूसरी हाथ की उंगलियां मेज पर लगातार थाप दे रही थीं। उसने सिर उठाया, नजर में वही बेपरवाही, जैसे सामने खड़ा हर आदमी सिर्फ एक रकम हो। तो किसान साहब, उसकी आवाज में व्यंग्य की मोटी परत थी। बाकी रकम लाए हो? अर्जुन ने झुकी नजरों से कहा। साहब, अभी तो जो था वही दे पाए। घर में तंगी है, बस रिपोर्ट लिख दीजिए, आगे का हम देख लेंगे। उनकी आवाज में थकान का एक कृत्रिम कंपन था जो कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ उतर रहा था। विशाल ने कुर्सी पीछे सरकाई। पहिए की छर्र छर्र आवाज कमरे में गूंज उठी। तंगी? यहां नियम है, बिना 5,000 रिपोर्ट का नाम भी मत लो, वरना दफा हो जाओ। उसने टेबल पर पड़ी स्टील की रूलर से हल्की चोट मारी। आवाज सीमेंट की दीवारों से टकराकर लौटी। प्रिया की आंखों में गुस्से की एक तीखी चमक दौड़ी, पर चेहरा वैसा ही साधारण, घबराई गृहिणी जैसा रहा। उन्होंने दुपट्टे की किनारी थोड़ा और नीचे खींची ताकि भीतर छिपा माइक्रोफोन पूरे कमरे का हर शब्द साफ पकड़ सके। अर्जुन ने अब भी संयम नहीं खोया। साहब, हम गरीब लोग हैं, कुछ तो रहम कीजिए। विशाल हंसा, एक ठंडी काटती हुई हंसी। रहम? ये दरगाह है क्या? पुलिस स्टेशन है, यहां दान नहीं होता, पैसा चलता है। और हां, उसने मेज पर झुकते हुए कहा, सुना है तुम्हारी जमीन अच्छी है, किसान हो तो सरकार का भी रेट जानते होगे। 5,000 कुछ नहीं, बस एंट्री फी है। कांस्टेबलों में हल्की फुसफुसाहट हुई। पास की अलमारी के पीछे से किसी ने धीमे से हंसी दबाई। कमरे की हवा अब और भारी हो गई। पंखे की हर कराह, धूल की हर गंध जैसे किसी पुराने अपराध का बयान दे रही हो। अर्जुन ने अपने भीतर उबलते गुस्से को गले में रोक लिया। कैमरे की नन्ही आंख सब कुछ पकड़ रही थी। साहब, इतना तो। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विशाल अचानक कुर्सी से उठा। उसके जूतों की धमक फर्श पर गूंजी। वह अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया, कंधे को हल्का धक्का दिया और बिना चेतावनी के एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धप्प! आवाज इतनी तेज कि पंखे की चिड़ थम गई, जैसे कमरे की हर चीज एक पल को जम गई हो। अर्जुन का चेहरा तिरछा हो गया, गाल पर लाल लकीर उभर आई। प्रिया की सांस अटक गई, आंखों में नमी की एक गरम परत चढ़ गई, मगर होंठ कसकर भींचे रहे। उस पल का सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर सड़क से आती हॉर्न की आवाज भी दूर दूर लग रही थी। विशाल ने तिरछी हंसी के साथ कहा, दफा हो जाओ,
बिना पैसे के यहां कोई कागज नहीं हिलता, और ज्यादा बहस की तो जमीन ही क्या, घर भी बिक जाएगा। कैमरे का हर एंगल उस थप्पड़ को, उस आवाज को, उस अहंकारी मुस्कान को कैद कर रहा था, जैसे न्याय की आंख ने सब कुछ खुद देख लिया हो। प्रिया ने हल्का सा सिर झुकाया, आंखों की कोर से आंसू पोंछे, पर भीतर जलती आग को किसी ने नहीं देखा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, संयमित स्वर में कहा, हमारा सबूत पूरा हो चुका है। यह वाक्य उन्होंने अपने भीतर कहा, होंठों ने बस हल्की हरकत की ताकि कैमरे में रिकॉर्ड हो सके, पर किसी को सुनाई न दे। कांस्टेबलों ने फिर से धीमे स्वर में बातें शुरू की। विशाल ने उन्हें एक नजर से चुप करा दिया, फिर कुर्सी पर लौटते हुए बोला, अगली बार पूरा लेकर आना, नहीं तो रास्ता भूल जाना। उसकी आवाज अब भी कमरे पर हुकूमत कर रही थी। अर्जुन और प्रिया बिना एक शब्द कहे मुड़े। दरवाजे की पुरानी कुंडी की छी छी आवाज़ ने उस तनाव को और गहरा कर दिया। बाहर निकलते समय प्रिया ने एक पल को पीछे देखा। दीवार पर टंगा वही नोटिस, रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं, धूल में ढका मजाक बन चुका था। थाने की दहलीज पार करते ही उन्हें रात से भी गहरा अंधेरा महसूस हुआ, मगर इस अंधेरे में एक तेज रोशनी भी थी, सबूत की। कैमरे में कैद हर पल अब न्याय की ओर बढ़ता कदम था। बाहर हवा में सीलन थी, पर उनके भीतर अडिग संकल्प की आग जल रही थी। यह आग अब शांत नहीं होने वाली थी। थाने से बाहर निकलते ही रात की हवा में एक अजीब ठंडक थी। सड़क किनारे बुझते बल्बों की पीली रोशनी में शहर सुस्त सा लग रहा था, जैसे दिन भर की घमाघमी के बाद थक कर चुप हो गया हो। लेकिन अर्जुन और प्रिया के भीतर कोई थकान नहीं थी, सिर्फ धड़कनों की तेज रफ्तार और योजना को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प। वे बिना किसी बात के घर लौटे, जैसे रास्ता खुद उनकी खामोशी का हिस्सा बन गया हो। घर की चौखट पार करते ही अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और सीधे अपने स्टडी में चले गए। कमरा मंद रोशनी में डूबा हुआ था। पुरानी लकड़ी की अलमारी से निकलती कागज और धूल की गंध, टेबल पर रखी कॉफी की हल्की महक और खिड़की से आती रात की ठंडी हवा, सब मिलकर एक गहरी गंभीरता बना रहे थे। उन्होंने कैमरे की चिप निकालकर लैपटॉप से जोड़ी। स्क्रीन पर पहली झलक में ही सब कुछ सामने था। इंस्पेक्टर विशाल राय का घमंड, गालियां, रिश्वत की मांग और वह जोरदार थप्पड़, हर शब्द, हर आवाज, हर हाव भाव जैसे न्याय की पुकार बनकर उभर रहे थे। प्रिया ने स्क्रीन की ओर देखते हुए धीमे से कहा, यह सिर्फ सबूत नहीं है, यह पूरी व्यवस्था का चेहरा है। उनकी आवाज में गुस्से की आग और एक अजीब सी दृढ़ता थी। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। अब हमें सही समय पर सही जगह ले जाना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों देर रात तक उसी वीडियो को बार बार देखते रहे, टाइम स्टैंप नोट करते, हर शब्द को ध्यान से दर्ज करते। घड़ी जब रात के 2 बजने का संकेत दे रही थी, तब भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती रही, जैसे शहर खुद इस साजिश को सुन रहा हो। कल ही कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, प्रिया ने ठहर कर कहा। और मीडिया? अर्जुन ने पूछा। सबूत पहले जज के सामने, मीडिया बाद में, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। पहले कानून को बोलने दो। सुबह का आसमान हल्के केसरिया रंग में नहा रहा था जब दोनों ने अपने अपने दस्तावेज तैयार किए। अर्जुन ने केस की सारी चिट्ठियां, थाने से मिली रसीदों की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित फाइल में रखा। प्रिया ने कोर्ट में पेश होने वाले लिखित बयान को अंतिम बार पढ़ा। उनकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ चमक थी। अगली सुबह कोर्ट परिसर का नजारा किसी मेले से कम नहीं था। मुख्य गेट के बाहर मीडिया वैन की कतारें, कैमरों की चमक, रिपोर्टरों के हाथों में माइक्रोफोन और कानाफूसी करती भीड़, हर कोई कुछ बड़ा होने की आहट महसूस कर रहा था। मंत्रियों और नेताओं की गाड़ियां भीड़ को चीरती हुई भीतर जा रही थीं। पुलिस की वर्दियों का समुद्र सा फैलाव था, मगर आज इन वर्दियों में एक अनकहा डर छुपा था। अंदर कोर्ट हॉल में पुरानी लकड़ी की गंध, ऊंची छत पर लगे पंखों की धीमी आवाज और लोगों की फुसफुसाहट एक अजीब लय बना रही थी। जज का मंच गंभीर और भव्य था। गहरे भूरे रंग की लकड़ी की मेज, उसके पीछे चमकती नेम प्लेट और ऊपर टंगा तिरंगा। अर्जुन और प्रिया ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अपना स्थान लिया। जब वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चला तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया।
कैमरे में कैद हर दृश्य जैसे हॉल की हवा को काट रहा था। विशाल राय की मांगें, गंदी भाषा और वह गूंजता थप्पड़। दर्शकों की सांसें थम गईं। कुछ लोगों की आंखों में अविश्वास की नमी उभर आई। पीछे बैठे पुलिसकर्मियों में हलचल हुई। कईयों ने नजरें झुका लीं। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। हर फ्रेम को पकड़ने की होड़ मच गई। बचाव पक्ष के वकील ने कमजोर सी दलील देने की कोशिश की। वीडियो एडिटेड हो सकता है, हमारे मुवक्किल पर व्यक्तिगत रंजिश का आरोप है। लेकिन उनकी आवाज खुद उनके आत्मविश्वास से तेज नहीं हो पा रही थी। जज ने भौहें चढ़ाईं। यह वीडियो स्पष्ट है और इसके साथ गवाहों के बयान भी हैं। पुलिस विभाग का यह आचरण अस्वीकार्य है। प्रिया ने सख्त स्वर में कहा, मान्यवर, यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर का मामला नहीं है। यह व्यवस्था पर लगा दाग है। आम जनता का विश्वास टूट रहा है। न्याय को सिर्फ लिखा नहीं जाना चाहिए, दिखना भी चाहिए। उनकी बातों में न क्रोध था न भय, सिर्फ सच्चाई की ठंडक और साहस की गर्मी। अर्जुन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जोड़ा, हम यहां किसी व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं, बल्कि शहर के हर उस नागरिक के लिए खड़े हैं जो इस तंत्र से दबाया गया है। कानून का डर सब पर बराबर होना चाहिए। जज ने गंभीरता से सिर हिलाया। अदालत का माहौल अब निर्णय की ओर झुक चुका था। बचाव पक्ष की दलीलें टूटती चली गईं। अदालत में बैठे आम नागरिकों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। पत्रकारों की उंगलियां मोबाइल और लैपटॉप पर तेजी से चल रही थीं। हर शब्द अब खबर बनने वाला था। अचानक जज ने हथौड़ा उठाया। गूंज इतनी गहरी थी कि हॉल का हर कोना कांप गया। इंस्पेक्टर विशाल राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 7(13)(1)(d) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जनता का विश्वास बहाल हो। हॉल में दबा हुआ सन्नाटा टूटा। लोगों के बीच से फुसफुसाहट उठी। फिर तालियों की एक लहर गूंज उठी। मीडिया कैमरों की फ्लैश तेज हो गईं। बाहर कोर्ट गेट पर खड़ी भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। न कोई मुस्कान, न कोई विजयी इशारा, बस आंखों में वही दृढ़ता जो न्याय की असली पहचान है। दोनों जानते थे कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, पूरे शहर की है। बाहर निकलते हुए रिपोर्टर उन्हें घेरने लगे। सवालों की बौछार हुई। अर्जुन ने संयत स्वर में कहा, यह लड़ाई हर नागरिक की है। आज का फैसला बताता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। हम सभी को मिलकर इस व्यवस्था को साफ रखना होगा। प्रिया ने जोड़ते हुए कहा, यह जीत सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो जनता और न्याय के बीच होना चाहिए। मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज ने मिनटों में पूरे शहर को जगा दिया। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही वीडियो चल रहा था। थाने का थप्पड़, रिश्वत की मांग और अदालत का फैसला। लोग चाय की दुकानों पर, बस स्टैंडों पर, हर गली में इसी चर्चा में डूबे थे। पुलिस विभाग के भीतर भी अब एक नई सख्ती की आहट थी, जैसे हर वर्दी को फिर से अपना भार महसूस हो रहा हो। उस रात जब अर्जुन और प्रिया घर लौटे तो शहर की हवा में एक हल्की ठंडक के साथ नई उम्मीद घुली हुई थी। खिड़कियों से आती रोशनी अब पहले से ज्यादा उजली लग रही थी। दोनों बिना किसी शब्द के बैठे, चाय की गर्म भाप में वही शांत संतोष घुला था। एक ऐसा संतोष जो सिर्फ न्याय की जीत के बाद मिलता है। अदालत के फैसले के बाद जब अर्जुन और प्रिया सीढ़ियां उतर रहे थे तो पूरे कोर्ट परिसर में एक अदृश्य कंपन महसूस हो रहा था। पीली रोशनी में नहाई शाम की हवा में कैमरों की फ्लैश किसी बिजली की तरह चमक रही थी। गाड़ियों के हॉर्न, रिपोर्टरों की आवाजें और भीड़ की गहमागहमी मिलकर एक अनोखा शोर पैदा कर रहे थे, जो यह बता रहा था कि शहर ने आज कोई बड़ा मोड़ देख लिया है। कोर्ट गेट पर जमा भीड़ अब तक फैसले की गूंज में डूबी थी। लोग उन्हें घेर कर नारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, न्याय जिंदाबाद। ये आवाजें सीढ़ियों और दीवारों से टकराकर दूर तक फैल रही थीं। अर्जुन ने हल्के से हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा कि यह जीत किसी एक की नहीं, पूरे शहर की है। यह हर उस नागरिक की जीत है जिसने कभी सोचा था कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई असंभव है। उनके बगल में खड़ी प्रिया ने संक्षिप्त
लेकिन गहरी आवाज में जोड़ा कि अब कोई भी जनता के हक से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इसी भीड़ के बीच से दो पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर विशाल राय को हथकड़ी पहनाकर ला रहे थे। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरे से वह पुरानी अकड़ गायब हो चुकी थी। हथकड़ी की ठंडी धातु उसकी कलाई पर गहरे निशान छोड़ रही थी और कैमरों की तेज रोशनी उसकी थकी हुई आंखों में पड़ रही थी। भीड़ की निगाहें उसके हर कदम को देख रही थीं। जिस इंसान की हुकूमत कभी पूरे थाने पर थी, वह आज सबके सामने कानून का कैदी बनकर खड़ा था। मीडिया के कैमरों के सामने उसका चेहरा अब एक चेतावनी बन गया था कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकती। शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। चाय की दुकानों से लेकर बस अड्डों तक लोग उसी फैसले पर चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा कि अब डर कम होगा, तो किसी ने जोड़ा कि जब नेता और अफसर खुद आगे बढ़कर लड़ सकते हैं, तो कोई भी अकेला नहीं है। गलियों में बच्चे तक यह कहानी दोहरा रहे थे कि कैसे शहर प्रमुख और एएसपी ने मजदूर और गृहिणी का भेष बदलकर पूरे थाने की पोल खोली। टीवी चैनलों पर बार बार वही वीडियो चल रहा था। विशाल राय की रिश्वत मांग, उसका घमंडी चेहरा और वह गूंजता थप्पड़। सोशल मीडिया पर जॉस जस्टिस फॉर द सिटी ट्रेंड कर रहा था, मानो पूरा देश इस जीत का गवाह बन गया हो। पुलिस विभाग के भीतर भी माहौल बदल चुका था। वरिष्ठ अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई और नए आदेश जारी किए। हर थाने का आकस्मिक निरीक्षण होगा, रिश्वतखोरी की हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और कोई भी एफआईआर बिना दर्ज किए वापस नहीं लौटेगी। कई ईमानदार पुलिसकर्मी जो अब तक दबे रहे थे, पहली बार गर्व से सिर उठा पाए। विभाग के भीतर कई पुराने मामले फिर से खोले गए और अफसर आपस में कहने लगे कि जनता अब और चुप नहीं बैठेगी। एक युवा सब इंस्पेक्टर ने अपने साथी से कहा कि आज पहली बार लगा कि ऊपर वाले भी डर सकते हैं। उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ उम्मीद की चमक थी। रात गहराने लगी, लेकिन शहर की सड़कों पर अब भी हलचल थी। जब अर्जुन और प्रिया घर पहुंचे तो खिड़कियों से झरती पीली रोशनी और भी चमकीली लग रही थी। दरवाजा बंद करते ही घर के भीतर की शांति ने उन्हें घेर लिया। कमरे में कॉफी की हल्की महक थी और खिड़की से आती ठंडी हवा में एक नई ताजगी। दोनों ड्राइंग रूम में बिना बोले बैठ गए। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि गहरे संतोष की चमक थी। प्रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ उनकी जीत नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की जीत है। अर्जुन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि यह बस शुरुआत है और उन्हें इस उम्मीद को जिंदा रखना होगा। उनकी बात में कोई शोर या गर्व नहीं था, सिर्फ वह शांत दृढ़ता थी जो बड़े काम के बाद आती है। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां यही कहानी दोहरा रही थीं। शहर प्रमुख और एएसपी की गुप्त कार्रवाई ने गिराया भ्रष्टाचार का गढ़। जनता का भरोसा लौटा, कानून सबसे ऊपर साबित। बच्चे स्कूल जाते समय अखबारों की दुकानों पर रुककर खबर पढ़ रहे थे। बस स्टॉप पर खड़े लोग सुर्खियां ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाते। हर गली, हर नुक्कड़ पर यही चर्चा थी कि अगर साहस और सबूत साथ हों तो कोई भी सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, झुकनी ही पड़ती है। रात फिर से उतरी, लेकिन यह अंधेरा पहले जैसा नहीं था। यह वह अंधेरा था जिसमें उम्मीद की रोशनी और साफ दिख रही थी। अर्जुन और प्रिया अपने घर की बालकनी में खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर किसी मंदिर की घंटी धीमे से बज रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, न कोई शोर, न कोई विजय का उत्सव, बस वह गहरा संतोष जो केवल सच्चाई की जीत के बाद मिलता है। शहर अब ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित सबक बन चुका था। अगर इरादे साफ हों तो सबसे गहरी सड़ांध भी साफ की जा सकती है और न्याय देर से ही सही पर अटल रहता है।